हेलो एस्पिरेंट्स, सो आज हम करने जा रहे हैं पेपर 2 का 7 फेब को जो हुआ था हमारे उसका पार्ट फर्स्ट है। इसमें आज के 15 क्वेश्चंस हम करेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लास्ट 5 ईयर्स की सीरीज आपके सामने आती रहेंगी। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एक्सटेंड ऑब्जर्वेशन शुड बी कंपेयर टू द चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक डोमेन्स एंड एबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि जब हम बच्चों के इंटेलिजेंस टेस्ट बनाते हैं, उनको ऑब्जर्व करने होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बच्चों के अलग अलग डोमेन्स को कंपेयर करते हैं। पहले डोमेन्स की बात करते हैं कि डोमेन्स के अंदर हमने बताया था हमारे पास 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में आता है हमारी इंटेलिजेंस, साइकोमोटर में लर्निंग बाय डूइंग, कैसे हम करके दिखाते हैं, और अफेक्टिव डोमेन में हमारी फीलिंग्स और इमोशंस आ जाते हैं। तो ये बात तो गलत है। क्या गलत है इसमें कि हमें बच्चे को कभी भी कंपेयर करने के लिए चीज टेस्ट वगैरह नहीं लेने, हमें बच्चों के उनके बारे में जानने के लिए लेना, ना कि कंपेयर करने के लिए। तो असर्शन फॉल्स हो गया। अब यहाँ से भी एक बार डायरेक्ट आप लगा सकते हो कि ए फॉल्स है, ए फॉल्स, असर्शन फॉल्स है, तो भाई असर्शन तो सिर्फ इसमें फॉल्स है, तो ये ऑप्शन है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम एक बार क्या पता हम ए गलत कर रहे हो, तो हम एक बार सेकंड को पढ़ लेना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है रीजन कि इंटेलिजेंस इज एन इनेट एबिलिटी एंड कैन नॉट बी नर्चर्ड। कि इंटेलिजेंस एक इनेट एबिलिटी है, मतलब हमें जन्म से मिलती है, बाय बर्थ हमें मिलती है, और इसको हम नर्चर नहीं कर सकते, इसको हम सुधार नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं वो थोड़ा कम पढ़ते हैं, उनके अंदर ज्ञान कम नॉलेज होती है, लेकिन बड़े बड़े होते हैं जैसे उन्हें समझ आती है, इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको हम नर्चर कर सकते हैं। जैसे कि मेन यही पढ़ सकते हैं हम कि 2 बच्चे हैं, एक 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक पढ़ता है एक कम पढ़ता है, तो वो एक अगर उस पढ़ने वाले के साथ रहेगा तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, तो वो थोड़ा पढ़ने में इंप्रूव होता जाएगा। तो हम इंटेलिजेंस को भी नर्चर कर सकते हैं। सो इसने क्या बोला, कैन नॉट बी नर्चर, कैन नॉट बी, तो ये फॉल्स हो गई। तो फॉल्स है तो मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो ऑप्शन क्या गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a teacher who consciously take example of scientist of all gender in her middle classroom। एक टीचर है, उसकी क्लासरूम के अंदर वो हर एक बच्चे मतलब हर एक साइंटिस्ट के बारे में बताती है, जो कि मतलब जेंडर नहीं देखती, फीमेल हो या मेल हो, वो कुछ फ़र्क नहीं करेगी, हर एक साइंटिस्ट के बारे में बताएगी। ये नहीं देखेगी सिर्फ मुझे मेल ही बताने हैं, मुझे फीमेल ही बताने, नहीं, वो दोनों के बारे में बता रही है क्लासरूम में। तो वो उससे क्या करना चाहती है टीचर, पहला क्या वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब लिंग के बाद जेंडर भेदभाव जो कर रहे हैं उसको इनफोर्स बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा तो नहीं दे रही है वो डिस्क्रिमिनेशन को, ना वो जेंडर आइडेंटिटी को इनेबल कर रही है कि हमें कैसे पहचानना कि ये लड़की है या लड़का है, ऐसे भी नहीं भाई। जेंडर कॉन्स्टेंसी कंस्ट्रक्ट कर रही है, कॉन्स्टेंसी कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रही है कि लड़के तो लड़के ये करेंगे, लड़के, ऐसा कॉन्स्टेंसी तो कोई बात नहीं हो रही इसमें। फोर्थ है जेंडर स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही है, ये सबसे पॉजिटिव आंसर है, हाँ, कि जेंडर स्टीरियोटाइप को वो ब्रेक कर रही है। बच्चों के बीच में रूढ़िवादी सोच जो होती है कि लड़कियां नहीं जा सकती साइंटिस्ट लाइन में, सिर्फ लड़के जाएंगे, इसको वो तोड़ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लड़कियों ने भी बहुत सी साइंटिस्ट डिस्कवरीज की एज वेल एज लड़कों ने भी। तो इसका आंसर आ गया ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। भाई हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही हार्ड वर्किंग और सिंसियर होते हैं और लड़के इंटेलिजेंट होते हैं? क्या लड़के इंटेलिजेंट नहीं हो सकती? क्या लड़के हार्ड वर्किंग सिंसियर नहीं हो सकते? ये बात तो गलत है, इस बात तो बिल्कुल गलत है। अब देखो इसमें फिर यही है कि बोथ आर फॉल्स, तो ऑप्शन तो यही आना चाहिए, और फिर भी कोई नहीं, हमें ऊपर रिविजन पढ़ लेते हैं। 2 डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल ब्रेन्स प्रोड्यूस ऑल डिफरेंस इन फिजिकल एंड कॉग्निटिव स्किल्स एज वेल एज पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट। मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर उनकी पर्सनैलिटीज़, उनके बिहेवियर, उनके नेचर के अंदर जो डिफरेंस आ रहे हैं, उनके फिजिकल और कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर, ये 2 अलग अलग बायोलॉजिकल ब्रेन्स के द्वारा के वजह से आते हैं। ये क्या लॉजिक ही नहीं था, बायोलॉजिकल ब्रेन्स ये क्या होते हैं 2 डिस्टिंक्टिव? तो हमारा क्या गया इसका आंसर, बोथ ए एंड आर फॉल्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कभी इंग्लिश में समझ में ना आए तो थोड़ा हिंदी भी पढ़ ला करो कि 2 विशिष्ट जैविक मस्तिष्क होते हैं लड़कियों के अंदर, जो कि उनके शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ और सभी में उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। 2 अलग अलग ब्रेन होते हैं भाई, अलग अलग ब्रेन क्या होता है, ब्रेन तो ब्रेन होता है, उसको डिवाइड किसने कर दिया? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 4, इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग प्रेफरेंस ऑफ शुड बी सीन। मतलब बच्चों के अंदर जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, एक दूसरे के बीच में जो विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस है, उन्हें हमें कैसे देखना चाहिए? उन्हें हमें कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटी की तरह देखना चाहिए। भैया एबनॉर्मेलिटी थोड़ी है, हर एक बच्चा थोड़ी है कि एक बच्चा है जिसको एक्टिविटीज से बहुत अच्छे से समझ में आता है, एक बच्चा जब तक बुक में से ना पढ़े उसको समझ भी नहीं आता, तो ये एबनॉर्मेलिटी थोड़ी है, ये तो उसकी खुद की चॉइस है, तो गलत है। डेवलपमेंटल डेफिक्ट्स होते हैं, बच्चों के अंदर कुछ कमियां होती है कि वो अच्छे से डेवलप, कमी थोड़ी है भाई, ये नॉर्मल है, गलत है। अब ये एबनॉर्मल भी पैरामीटर नहीं है, ये भी गलत है। तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल डेपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी। भाई जैसे कि हमारी डाइवर्सिटी में अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, वैसे ही बच्चे भी अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चों को राइटिंग लेक्चर मैटर से अच्छे समझ में आता है, कुछ बच्चे बुक से अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जब तक एक्सपेरिमेंट करके ना देख ले, उस चीज़ को करके ना देख ले, उन्हें समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल डेपिक्शन है डाइवर्सिटी होने की। जैसे हमारे एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी है, प्लांट्स में डाइवर्सिटी, वैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है, जिन्हें बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। The kind of assessment in which a student's scores are compared with average performance of other student। हमारे पास दो टेस्ट थे, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, दो टाइप्स के बताए थे हमें टेस्ट। तो इसने क्या बोला है कि वो काइंड ऑफ असेसमेंट बताना है जिसके अंदर हम एवरेज स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरों के साथ देखते हैं। तो एक होता है क्राइटेरिया, जो हमारा सीटेटी क्राइटेरिया है, इसमें क्या होता है कि हमें ये बोल दिया है कि आपको 82 मार्क्स लाने हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं। अब ये फर्क नहीं पड़ता है और बच्चों के कितने मार्क्स आए, आपका फोकस किस पे रहेगा? सिर्फ मुझे 82 लाने हैं, और बच्चों का बेशक से 100 आए, 120 आए, नहीं, ये फर्क नहीं पड़ेगा आपकी क्वालिफिकेशन पर। आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 82 मार्क्स चाहिए। नॉर्म रेफरेंस क्या होते हैं? जब मेरिट लिस्ट निकलती है कि भाई टॉप के बच्चों को लेना है, तो ये हो गया नॉर्म रेफरेंस। जब आपके परफॉर्मेंस को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाए तो वो क्या हो गया? नॉर्म रेफरेंस्ड। ठीक है, समझ में आया? तो इसने क्या बोला है कि वो असेसमेंट जिसमें कंपेयर किया जाता है, तो कंपेयर किसमें जाता है? नॉर्म में। क्राइटेरिया मतलब कि जिसमें बोल दिया कि बस आपको इतने चाहिए, इतने में आप पास हो, आपको बच्चों दूसरे बच्चों से कोई फोकस नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है, तो इसका आ गया नॉर्म रेफरेंस्ड। अब मूव करते हैं 6th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली, असेसमेंट शुड इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेस वाइल दे स्टडी, कि असेसमेंट जो होती हैं वो बच्चों के कॉग्निटिव प्रोसेस को भी अफेक्ट करते हैं जब वो पढ़ते हैं। हाँ, बात सही है भाई। एक बच्चा है, उसने पढ़ाई की है, कुछ भी उसने पढ़ा है, अब उसको वो असेस करेगा तो उसे पता चलेगा कि उसे कितना समझ में आया, उसके अपने इंटेलिजेंस के बारे में पता चलेगा। सेकंड है, असेसमेंट शुड सर्व एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, असेसमेंट एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। हाँ, हमें बच्चों को क्या असेसमेंट पर्टिकुलर टाइम पे देते हैं, फॉर्मेटिव है, कुछ टाइम बाद फिर दिया, कुछ टाइम, उसे पता चलता है कि उसने अब तक जो पीछे पढ़ा है वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। असेसमेंट शुड क्रिएट फियर, भाई बच्चों अमंग स्टूडेंट्स टू गेट देम टू लर्न, बच्चों के अंदर असेसमेंट जो होता है वो डर और स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो हमें ऐसा तो नहीं है भाई, ये गलत है। बच्चों के अंदर असेसमेंट क्यों करता है? फिर आता है हमारे पास तनाव पैदा कर देता है, दे देता है, सीखने का डर पैदा कर देता है, तो ये नहीं है। अब अगला आता है हमारे पास, असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज। हमने क्या बोला था? स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लैक्सीबल होना चाहिए। तो हमारा देखो अब क्या है, 4th ऑप्शन करेक्ट, गलत है। अब ये 3rd में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन है तो कोई नहीं, 4th देखते हैं। अब 4th इसमें भी 4th है, ये भी गलत, इसमें 4th है, ये गलत। अब या तो हमारा 1st 2nd सही है या फिर 1st 3rd सही है, लेकिन हमें पता है कि हमारे 1st और 2nd बेटर ऑप्शन है। भाई बच्चों के अंदर डर क्यों पैदा करना है असेसमेंट से? ऐसे असेसमेंट दोनों बच्चों को हेल्पफुल आए, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1st। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि प्रोमोट करते हैं, बताना है जो प्रोमोट करे हाई ऑर्डर और एनालिटिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स, कि बच्चों के अंदर हॉट्स क्वेश्चन आते हैं ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जिसमें बच्चों को अपना खुद का दिमाग लगाना होता है, सोचना पड़ता है। तो ऐसे कौन सा क्वेश्चन है? तो पहला है, आइडेंटिफाई द नाउन मैंशन इन स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आर्टिकल, नाउन बताना है। भाई इसमें बच्चा अपना दिमाग कहाँ से लगा रहा है? एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दे दिया, उसमें नाउन बताने, तो सिंपल सा है। इसमें बच्चा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन थोड़ी हुआ ही, कंसेप्ट बेस्ड है। आर्टिकल को पीछे न्यू वर्ड्स बनाओ, ये तो बिल्कुल वो है, बुक देखो और उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स छाट के रख लो, तो देख देख के उतार रहे हैं ना, तो ये भी हाई ऑर्डर थिंकिंग नहीं है।
न्यूज़पेपर आर्टिकल लो और एक सूटेबल टाइटल दो। भाई सूटेबल टाइटल के लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग कैसे हो गई? हमें तो सिर्फ एक बार उसकी रीडिंग लेनी है और उसमें एक बात पे जिस पे बार बार फोकस किया उसको नाम दे दो, टाइटल हो गया वो। तो इसमें ज़्यादा आई थिंकिंग नहीं है। आइडेंटिफाई द एजम्पशंस अंडरलाइंग टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स डिपिक्टिंग द सेम इवेंट। मतलब कि दो आर्टिकल्स हैं, ओके, और हमारे एक ही बात के ऊपर, एक ही घटना के ऊपर, एक ही इवेंट के ऊपर उन्होंने दो अखबारों ने अलग अलग लिखा है, तो उनकी पहचान करनी है कि भाई दोनों में क्या फ़र्क है। अब इसमें लग रहा है ना हाई ऑर्डर थिंकिंग, उसका भी पढ़ना है, उसका भी पढ़ना है, फिर सोचना भी है कि दोनों ने अलग अलग क्या किस चीज़ पे लिखा है, क्या कंसेप्ट था उनका अलग लिखने का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, आंसर नंबर 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास है स्टूडेंट्स विद पुअर राइटिंग डिसेबिलिटीज आर ऑफन स्टीरियोटाइप्ड बाय टीचर्स एज एन इंटेलेक्चुअली डिसेबल। मतलब वो बच्चे जो कि कुछ गलत लिखते हैं ना, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं, उन्हें अलग रख देते हैं, ठीक है, और उन्हें क्या समझते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, मतलब उनके अंदर इंटेलिजेंस कम है। भाई हाँ, ऐसा बोलते हैं कई टीचर, मतलब कई बच्चों की आदत होती है ना जो अच्छा नहीं लिखते, तो टीचर उनके पेपर पे इतना फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं आती राइटिंग, तो उन्हें डिसेबल समझते कि उनको तो पढ़ना ही नहीं है, सामान लेते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। टीचर्स टेंड टू हैव बायसनेस एंड होल्ड अजम्पशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग बिहेवियर दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट्स ग्रोथ। और जो टीचर का ये बिहेवियर है, ये अजम्पशंस है, उससे बच्चे की जो हमारे बच्चे का लर्निंग बिहेवियर होता है उसकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, ये बात भी शुरू है। तो हमारा क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि जब टीचर बच्चों को गलत नजरिए से देखते कि हाँ भाई ये बच्चा कमजोर है, तो वो बच्चे की अफेक्ट करता है, ग्रोथ को भी, बच्चे को फर्क पड़ता है, बायसनेस जो दिखाता है टीचर, तो बच्चे को इससे फर्क पड़ता है। तो हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वे टू प्रोमोट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। हमें क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी लानी है, तो उसमें से नोट पूछा है, देखिए इन्होंने खुद भी हाईलाइट किया है कि गलत तरीका बताना है, भाई गलत। तो स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि अपने आइडेंटिटी और कल्चर्स को एक्सप्रेस करें, ये बात तो पॉजिटिव है, तो ये नहीं हो सकता। अडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइपिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड एंड कल्चर। मतलब बच्चे अपने अपने बैकग्राउंड और कल्चर्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर को अडेप्ट करें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं एक बार, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अलग अलग क्या नाम है, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, अलग अलग। जैसे कि अगर हम हाई यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, देखा होगा अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई अलग स्टेट्स के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के बच्चे एक साथ रहते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, तो हमें बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, तो ये भी पॉजिटिव है। इनकॉपरेटिंग अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस इन द करिकुलम। हमें बच्चों के करिकुलम के अंदर अलग अलग तरह प्रकार के चीज़ें डालनी चाहिए, जहाँ पे उनके बच्चों के हर एक रिलीजन को प्रमोट करने की भी बात की गई हो, एक्सेप्ट करने की बात की गई हो, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक्सेप्ट किया गया हो, तो ये बात भी सही है। तो अब हमारा क्या गलत हो गया, सिर्फ फिर से एक बार ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। अडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग के बेस्ड बिहेवियर को अडेप्ट करना है, तो स्टीरियोटाइपिंग पे क्यों करना है भाई, स्टीरियोटाइपिंग तो हमें करनी नहीं है ना बच्चों के बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर 2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। सही बताना है लर्निंग डिसेबिलिटी का, ठीक है, सही बताना है। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। डिसग्राफिया मतलब इम्पैक्ट इन फाइन मोटर स्किल एंड स्पेलिंग। हाँ बात सही है, फाइन मोटर स्किल क्या होता है, राइटिंग, जब अच्छे से बच्चा नहीं लिख पाता तो वही फर्क होता है ना डिसग्राफिया में, तो ये बात सही है। अगला देखते हैं, डिसलेक्सिया मतलब नंबर टू लर्न, नंबर्स में नहीं था, समझने का था, तो क्या हो जाएगा डिसलेक्सिया का, हमारे पास डिसलेक्सिया में क्या आ जाएगा, डिसकैलकुलिया बता रखा है हमें, ना कि डिसलेक्सिया। क्या बता रखा है, डिसकैलकुलिया, ठीक है। अब डिस्प्रैक्सिया इम्पैक्ट्स एबिलिटी टू सी हियर वॉक एंड, नहीं, डिस्प्रैक्सिया के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो
अपनी मोटर स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। डिसकैलकुलियर रीड एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, ये क्या हो गया, डिसलेक्सिया होता है जब लैंग्वेज और कैलकुलेशन क्या नाम है लैंग्वेज और रीडिंग के अंदर दिक्कत आती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर पढ़ लेना, ये चारों पॉइंट्स की होते क्या हैं, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो स्टूडेंट जिन्हें ऑटिज्म होता है, कल हमने बात की थी ऑटिज्म क्या होता है, ASD एक स्पेक्ट्रम ऑर्डर होता है, और ASD से बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अंदर बच्चे को कम्युनिकेशन के अंदर डिफिकल्टी आती है, आई कांटेक्ट बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसने पूछा है कि इनमें से कौन से स्टूडेंट्स के लिए आसानी होगी कि क्या करना चाहिए बच्चों को, तो आई कांटेक्ट रखना चाहिए, नहीं ऐसे बच्चों को आई कांटेक्ट में दिक्कत आती है, ट्रांजिशंस नहीं करने चाहिए, ऐसे बच्चे अपने टाइम टेबल को लेके अपनी चीज़ों को लेके बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, एक चीज़ उन्हें जब उनके चीज़ में किसी में वेरिएशन लाते हैं ना तो उन्हें उसको अडेप्ट करने में दिक्कत आती है, तो गलत है, ट्रांजिशन नहीं लाना है। स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेशन करने में ही तो उन्हें दिक्कत होती है, तो ये भी गलत। फैमिलियर और प्रिडिक्टेबल रूटीन होनी चाहिए, ये बात सही है कि उनका रूटीन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि फैमिलियर हो। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भाई देखो हमेशा अपने नोट को ऐसे भटक के दिखाते हैं कि बच्चों को समझ में आए नोट कुछ है। अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में गलत है। चिल्ड्रंस कैन बी गिफ्टेड इन मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस भी हो सकती है, बात सही है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, उसके साथ साथ उन्हें अदर एक्टिविटीज़ जैसे या तो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं या म्यूजिक में, आर्ट में, हर एक किसी ना किसी में एक एक्स्ट्रा होता है उनके अंदर हुनर, तो ये बात तो सही है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया भाई, इसको हम गलत नहीं बोल सकते। गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर बोर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी एंड पोटेंशियल, जिसको हम नर्चर करना जा सकता है। हाँ भाई अगर एक बच्चे जिसको आर्ट आती है तो उसको अगर हम बढ़ावा दें तो वो बच्चा के नर्चर करे तो उसकी पोटेंशियल्स उसकी एबिलिटीज़ को निखार के आएगा, ठीक है। तो ये बात भी सही है, तो इसको भी हम नहीं बोल सकते कि ये गलत है। गिफ्टेड चिल्ड्रन है लो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड पुअर इमेजिनेशन स्किल, ये नहीं बोल सकते कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे उनके पास सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी जिज्ञासु नहीं होंगे। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, अगर उन्हें कुछ भी दिखता है वो जबकि जब बनाने लग जाते हैं। अगर कोई बच्चा जिसके अंदर आर्ट का इंटेलिजेंस है तो उन्हें जब भी दिखता है तो कुछ बना ले, क्यूरियस होते हैं वो अपनी चीज़ों को लेके, तो ये गलत बात है, इसको हम ये नहीं बोल सकते। चिल्ड्रन गिफ्टेड एट डिफरेंट लेवल्स एंड सम कैन हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, चिल्ड्रंस को अलग अलग लेवल्स पे गिफ्ट किया जाता है कि भाई बच्चे जो होते हैं, मान लो कई बच्चों के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल ड्राइंग भी कर सकते हैं, कई बच्चों के अंदर इतनी एबिलिटी वो अच्छी ड्राइंग करते हैं, मस्त करते हैं, स्केचिंग अच्छी करते हैं, लेकिन कई इतने होते हैं कि हूबहू उस पिक्चर को बना सकते हैं। तो अलग अलग लेवल्स की वैरायटी प्रोवाइड की जाती है, और सम कैन हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, और कुछ के पास किसमें डिसेबिलिटी होती है कि कुछ को ड्राइंग बनाना ही नहीं आता, ड्राइंग का डी भी नहीं आता, तो ये बात भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कौन सी सही नहीं है, तो सही कौन सी नहीं होती, थर्ड, कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, इमेजिनेशन स्किल नहीं होती, ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स, बच्चों के द्वारा हम कोई एरर एनालाइज होता है, गलती को निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो मेटाकोग्निटिव स्किल्स को हिंडर्स कर देती है, स्टॉप कर देती है, ये बात तो गलत है भाई, मेटाकोग्निटिव स्किल्स अच्छी होती है, ठीक है। इज अ फ्यूटाइल एक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, फ्यूटाइल का मतलब क्या मैंने बताया था कल, वेस्ट होती है। ये वेस्ट कैसे होती है भाई, एरर एनालिसिस तो अच्छा है ना, बच्चों का दिमाग चलेगा, बच्चे क्यूरियस होंगे, जानने के लिए इच्छुक होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सपोर्ट स्टूडेंट इन रिटेनिंग देयर लर्निंग, बच्चों को सपोर्ट करती है कि वो अपनी लर्निंग को रिटेन कर सकते हैं, लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं, ये बात सही है। एक चीज़ है जो बच्चों को हमने बोला कि इसमें अपने आप से पुरसे करो, और एक हमने बच्चों के सामने डायरेक्ट रख दिया, तो बच्चे को वो चीज़ हमेशा जो खुद से करते हैं वो लंबे समय तक रही रहेगी इन कंपैरिजन टू जो टीचर ने उसको डायरेक्ट प्रोवाइड किया है, तो ये इसका ऑप्शन थर्ड सही है। अब ऑप्शन फोर्थ पढ़ लें। ये स्टूडेंट्स के अंदर गैप्स क्रिएट कर देती है समझ में, गैप्स क्यों क्रिएट करेगी, समझ में अधिक फैसला कैसे ला देती है, गैप रुचि नहीं क्रिएट करती है, तो हमारा इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, कि स्टूडेंट्स को लर्निंग को रिटेन करने में हेल्पफुल होती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following statement is correct regarding declarative knowledge and procedural knowledge? दो नॉलेज होते हैं हमारे पास, डिक्लेरेटिव और एक प्रोसीजरल। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है कि जब हम बच्चों को फैक्ट्स वगैरह डायरेक्ट बताते हैं, वो होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज, और प्रोसीजर जब हम बच्चों को क्या बताते हैं, प्रोसेस वगैरह के बारे में बताते हैं कि कैसे हुआ है, तो ये क्या हो गई, प्रोसेस नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। डिक्लेरेटिव मतलब फैक्ट और प्रोसीजरल मतलब प्रोसेस, वट क्या है जानना,
और हाउ कैसे है जानना, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज को हम एनालिटिकल नॉलेज भी बोल सकते हैं। भाई कैसे बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज को एनालिटिकल? डिक्लेरेटिव हम बच्चों को डायरेक्ट बता रहे हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 आइस का मेल्टिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो बच्चों को मैं डायरेक्ट बता दिया, इसमें बच्चों का खुद से इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे आया? तो नहीं, इसको हम एनालिटिकल नहीं बोल सकते। प्रोसीजरल नॉलेज मतलब कि क्या होती है, प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। ये बात सही है, अभी मैंने बताया था नोविंग हाउ, कैसे ये चीज़ हो रही है, तो मतलब प्रोसेस को जानना। फैक्चुअल नॉलेज हमें नहीं, फैक्चुअल नॉलेज नहीं बताती। प्रोसीजरल नॉलेज हमें नोइंग हाउ या प्रोसेस के बारे में बताती है। डिक्लेरेटिव नॉलेज हमें बताती है फैक्ट्स के बारे में। डिक्लेरेटिव नॉलेज फोकस ऑन हाउ टू डू समथिंग, कैसे करना है उस चीज़ पे फोकस नहीं करती, ये करती है व्हाट, क्या है वो, क्या पे फोकस करती है ना कि हाउ पे। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, क्वेश्चंस का आंसर 14th का क्वेश्चन आ जाएगा आंसर नंबर 2 कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। कंटेंट विद विच रिक्वायर्ड एक्सटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टेक ब्लैंक टाइम फॉर लर्निंग एंड आर रिटेन फॉर ब्लैंक ड्यूरेशन। मतलब कुछ वैसी चीज़ें, वो कंटेंट जिसके अंदर हमें मॉडिफिकेशंस लाने पड़ते हैं, उनको मॉडिफिकेशंस लाने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, ठीक है, हमारी सोच के अंदर, हमारी थिंकिंग एबिलिटी के अंदर। तो वो कैसे होते हैं, लर्निंग के कितने लर्निंग कैसे होती है और कितने टाइम तक शॉर्ट ड्यूरेट रहते हैं। तो वो कंटेंट, वो कुछ भी प्रोसेस या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी पार्ट लेसन जिसमें हमारा खुद का ब्रेन को चेंजेस लाता है कि भाई हम क्यूरियस होते हैं जानने में ये क्यों है, कैसा है, ऐसे चीज़ें करते हैं। तो याद रखना वो हमेशा लॉन्ग टाइम लर्निंग प्रोवाइड करता है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहते हैं, ना कि थोड़े दिन बाद हम इन्हें भूलते नहीं है। जिनमें हम खुद से पार्टिसिपेट करते हैं वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहते हैं। तो इसका आ जाएगा लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। इसी के साथ आज का ये पार्ट फर्स्ट जो होता है कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ गुड बाय, मिलते हैं कल।